नमस्कार बच्चों, मैं प्राची बहुगुणा ज्ञानदीप कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 के विषय गणित में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, हम लोग अपनी कक्षा प्रारंभ करने से पहले एक माइंडफुलनेस एक्टिविटी कर रहे हैं और वो हम आज भी करेंगे। कुछ देर के लिए आप सभी बच्चे अपनी आंखें बंद कर शांत मुद्रा में बैठ जाएं और अपने परिवेश की ध्वनियों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। कुछ समय के लिए सभी बच्चे अपनी आंखें बंद कर लें और हमारी कक्षा के लिए जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए अपने को मानसिक रूप से तैयार करें, जिससे कि आप पूरे ध्यान से उस अधिगम को कर पाएं। तो बच्चों, मैं आपका पुनः स्वागत करती हूँ। हम इससे पहले की कक्षा में अध्याय 3 प्रारंभ कर चुके हैं, जो है संख्याओं के साथ खेलना। इस अध्याय में बच्चों मैंने आपको बताया था गुणनखंड के बारे में और गुणज के बारे में है, और मैंने आपको कहा था कि कुछ एक्सरसाइज आपको करनी है गुणनखंड से संबंधित और गुणज से संबंधित। उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। लेकिन उसको करने से पहले हम लोग एक बहुत छोटी सी एक एक्टिविटी करते हैं। एक छोटा सा एक पेपर शीट है, आप यहाँ पर देखिए बच्चों। ये देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर संख्या लिखी है 1 से लेकर 12 तक, ठीक है। और उस संख्या के आगे उसके गुणनखंड है। गुणनखंड मैं आपको बता चुकी हूं, इसलिए गुणनखंड समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद मैंने लिखा है कि उनके गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ठीक है बच्चों। तो जो संख्या 1 है उसका गुणनखंड सिर्फ 1 ही है और उसके गुणनखंडों की संख्या भी 1 है। संख्या 2 के गुणनखंड 2 हैं, 1 और 2, यानी कि एक तो होता ही है गुणनखंड और दूसरा वह स्वयं संख्या, तो इसके गुणनखंड 2। 3 के भी 1 और 3 गुणनखंड 2। 4 के गुणनखंड 1, 2, 4 गुणनखंड हो गए 3। इस तरह से मैंने इस पूरी टेबल को बनाया है, ठीक है। अब इस टेबल के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जो संख्याओं का मैंने एक क्रम लिया है उसमें आपको कितने प्रकार की संख्या मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 को देखते हैं। संख्या 1 का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, सिर्फ एक ही गुणनखंड है, ठीक है। ठीक है बच्चों। अब संख्या 2 के 2, संख्या 3 के 2, ऐसी बहुत सारी संख्याएं आपको इसमें दिखाई दे रही हैं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हैं। तो अब मैं उसके बाद उन संख्याओं को लिखूंगी जिनके 2 गुणनखंड होंगे। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं? 2, 3, 5, ठीक है, 7, उसके बाद 11। तो मैं लिख दूं यहां पर संख्या 2, 3, 5, 7 व 11 के 2 गुणनखंड हैं, 2 गुणनखंड है, ठीक है। और ये तो मैं आपको बता चुकी हूं बच्चों, गुणनखंड हमेशा एक तो होगा ही और दूसरा गुणनखंड होगी वह स्वयं संख्या। 1 के मामले में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 1 का गुणनखंड 1 है ही और संख्या भी 1 है, तो इसलिए हमें इसका एक ही गुणनखंड प्राप्त होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी संख्याएं हैं उनके हमें 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से शेष संख्या कर देते हैं? 1, 2, 3, 5, 7, 11 तो यहाँ हम इंक्लूड कर चुके हैं। इसके अलावा जो शेष बची संख्याएं हैं उनके हमारे पास 2 से अधिक गुणनखंड हैं। तो मैं लिख देती हूं शेष बची संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं। तो हमने इस शीट पर लिखी हुई सभी संख्याओं को 3 कैटेगरी में हमने उसको डिवाइड किया है, ठीक है। पहली कैटेगरी में हमने वो संख्या लिखी जिसका सिर्फ 1 गुणनखंड है। दूसरी कैटेगरी में हमने वो संख्या लिखी जिसके 2 गुणनखंड हैं। और तीसरी कैटेगरी में यानी कि तीसरे वर्ग में हमारी वो संख्याएं हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं। क्लियर है?
तो अब हम इस आधार पर अपनी संख्याओं को कुछ नामकरण देते हैं। ठीक है, अभी बच्चों एक के लिए मैं कोई नाम नहीं दे रही हूं क्योंकि एक एक अपवाद के रूप में है। ठीक है, तो अभी आप इस एक को भूल जाइए, जब हम आगे चर्चा करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक संख्या अपवाद क्यों है। अभी हम जाते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी की संख्याओं में जिनके दो गुणनखंड है, यानी कि एक गुणनखंड एक है और दूसरा गुणनखंड स्वयं वह संख्या है। क्लियर है? तो ऐसी संख्याएं जिनके दो गुणनखंड होते हैं उनको हम बोलते हैं बच्चों अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके मात्र दो गुणनखंड होते हैं, एक गुणनखंड एक और एक गुणनखंड वह स्वयं संख्या। अब आप देखो, दो का गुणनखंड एक है और एक दो स्वयं है, तीन का गुणनखंड एक है और एक तीन स्वयं है। ऐसा ही स्थिति 7 और 11 5 इनके साथ भी है। तो ये सारी संख्याएं कहलाती हैं बच्चों अभाज्य संख्याएं, जिनको हम इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन मैं यहां पर लिख देती हूं, आप उसको अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं, ठीक है, जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते। अब दो गुणनखंड कौन से हैं? एक गुणनखंड एक है और एक गुणनखंड स्वयं वह संख्या है। ठीक है, दो गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या, स्वयं वह संख्या। ठीक है, जिनके दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं और अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो बहुत आपको इस शीट को देख के बहुत इजीली आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। इसमें मैंने सिर्फ 12 तक की संख्याएं लिखी हैं। इसका आशय यह नहीं है कि 12 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। अभाज्य संख्याएं तो आपको अनंत रूप से मिलती रहेंगी। ठीक है, तो 12 तक की संख्याओं में हमने अभाज्य संख्याएं जो आइडेंटिफाई की हैं बच्चों, वो हैं 2, 3, 5, 7 और 11। ठीक है, जिनको हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी थी जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड थे, उन संख्याओं को कहा जाता है भाज्य संख्याएं, यानी कि कंपोजिट नंबर्स। वो जस्ट इसके उल्टे होते हैं। उल्टे इन द सेंस कि यहां पर हमें सिर्फ 2 ही गुणनखंड मिले थे, वहां पर हमें 2 से ज्यादा गुणनखंड मिलते हैं और वो संख्या भी उसमें सम्मिलित होती है। ठीक है, जैसे संख्या आपने 4 ली तो उसमें 1 भी गुणनखंड है, 2 भी इसका फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, तो 2 भी शामिल किया और 4 तो स्वयं हो गई। तो यहां पर हमें गुणनखंड 3 मिल गए। 6 के मामले में हमें गुणनखंड मिल गए 4, 8 के मामले में भी हमें 4 गुणनखंड मिल गए और 12 के मामले में हमें कितने गुणनखंड मिल गए? 6। तो जितनी भी ये संख्याएं हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं, उनको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। तो इसकी डेफिनेशन भी हम लिख लेते हैं और आप भी अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक क्या होते हैं? जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे भाज्य संख्याएं, इसको इसके साथ कंटिन्यू कर लेना बच्चों, वे क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिसको हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस टेबल जो मैंने यहाँ पर एक पेपर की शीट लगाई है, उस शीट में आपको बहुत सारी संख्याएं मिली हैं जो कि भाज्य हैं। भाज्य मतलब जो कंपोजिट है, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। इसमें है 4, 6, 8, ठीक है, 10 एंड 12, ये और 9 ऑल्सो। 9 भी क्या है? हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी में मैंने आपको एक
शीट है जिसमें मैंने 1 से लेकर 50 तक के नंबर्स को लिखा है। वैसे जो आपकी बुक में दिया गया है वो 1 से लेकर 100 तक का है, लेकिन हमने सुविधा की दृष्टि से यहाँ पर केवल 50 तक की संख्याओं में आपको पहचान करने के लिए बोला है कि आप किस तरह इनमें भाज्य और अभाज्य संख्याएं सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस शीट पे आगे बढ़ते हैं और जो मैं बोलती जा रही हूँ बच्चों उसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आप एक पे क्रॉस लगा दो, क्योंकि एक की कैटेगरी ही अभी तक फिक्स नहीं है कि एक है क्या, और मैंने इससे पहले की एक्टिविटी में भी एक आपसे छुड़वा दिया है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं की तरफ। उसके बाद संख्या आती है 2 जो कि अभाज्य है, इसको हमने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। अब बच्चों, अब जो नेक्स्ट आपको काम करना है वो क्या करना है, 2 के सारे गुणज पे आप क्रॉस करते हुए चलो। गुणज तो आपको पता है मल्टीपल, जो 2 से कट जाएं, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, तो हम सारे के सारे मल्टीपल्स को क्रॉस करते हुए चलते हैं। क्लियर? तो 2 का मल्टीपल 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ये सारे मल्टीपल है, यानी कि 2 से ये पूरी तरह भाग होंगे। ठीक है, 2 से आप 30 को भाग करोगे तो पूरी तरह भाग होगा, कोई अवशेष नहीं बचेगा। 32 भी इसका मल्टीपल, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 और 50, ये सारे के सारे किसके मल्टीपल हैं बच्चों, 2 के मल्टीपल है, यानी कि 2 के गुणज है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट संख्या पे चलते हैं। ठीक है, 2 के मल्टीपल के रूप में, गुणज के रूप में इसमें तो क्रॉस लगा नहीं, और ये अभाज्य संख्या है तो इसको हम गोला बना देते हैं। अब इसके गुणज, जो इसके गुणज है उनको क्रॉस करते हुए चलो। 6 इसका गुणज है, 9 भी इसका गुणज है। ठीक है, 15 इसका गुणज है, 18 तो दोनों का है तो उसमें पहले से क्रॉस है, 21 इसका गुणज है। ओके, और 24 इसका गुणज है, 27 इसका गुणज है, 30 इसका गुणज है, 33 इसका गुणज है। 3 का गुणज की बात कर रही हूं मैं, जो 3 से पूरी तरह कटे। ठीक, 36 है इसका गुणज, 39 इसका गुणज है, 42 इसका गुणज है, 45 इसका गुणज है, 48 इसका गुणज है। उसके बाद हम नेक्स्ट संख्या लेते हैं 5, क्योंकि 4 हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि 4 2 के गुणज के रूप में पहले ही इस दौर से बाहर हो चुका है, यानी कि वो कट चुका है, उसको हमें लेना ही नहीं है। और जो भी संख्या पहले ही कट चुकी है उनको हमें लेना नहीं है, तो 5 को लेते हैं और 5 के गुणज, यानी कि 5 के पहाड़े में आने वाली संख्याओं को क्रॉस करते हुए चलते हैं। 10 क्रॉस है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ठीक है, उसके बाद 6 कटा हुआ है, 7 को लेके चलते हैं। ठीक है, तो 7 के गुणज 14 कटा हुआ है पहले से ही। ठीक है, 21, 28, 35, 42 और 49। उसके बाद बच्चों सारे कटे हुए थे, अब हम 11 को लेकर चलते हैं। 11 के गुणज लेते हैं, तो 11 का गुणज होगा 22, उसके बाद 33, उसके बाद 44, 50 तक तो इतने ही गुणज हमें मिलेंगे। उसके बाद देखो बच्चों 13 बचा, 13 के गुणज लेके चलो, है ना। 13 के गुणज कौन से हैं, 26 है ना, 13 2 26 होता है, 13 3 39 पहले से कटा हुआ है तो दोबारा काटने की जरूरत नहीं है, एंड 13 4 52, 52 इससे ज्यादा हो गया, छोड़ देते हैं, सारे कटे हुए हैं। ये आया अब 17। ठीक है, 17 का गुणज लेते हैं बच्चों, 17 दूनी 34 है ना, कटा हुआ है, और 17 तिया 51, उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर बचा है वो क्या है, 19। ठीक है, 19 का गुणज 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 38 पहले से कटा है, और 19 तिया 57, वो 50 से ज्यादा है, उसको हम नहीं करेंगे। उसके बाद बचा क्या बच्चों, 23। ठीक है, 23 के गुणज 23 एकम 23, 23 जूनी 46, 23 तिया 69, हम आगे नहीं जाएंगे। अब देखो बच्चों ये बचा हुआ है, जो बचे हुए ना, जो कटे हुए नहीं है उनको गोला करते रहेंगे। 29 का गुणज क्या होगा, 29 दूनी कितना होगा, 58, तो 58 तो इस कैटेगरी में कहीं है ही नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद बचा क्या, 31, 31 का दूसरा गुणज 62, नहीं बढ़ेंगे क्योंकि 50 में नहीं है। उसके बाद क्या बचा, 37,
37 का गुणज भी नहीं है, छोड़ देंगे, 37 2 जा 74 होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आया 41, ठीक है, जो कटे हुए उनको नहीं लेना। 41 का गुणज 50 तक नहीं है, आगे नहीं बढ़ेंगे। 43 इसका गुणज भी नहीं है, फिर बचा 47 का गुणज भी 50 तक के 50 तक की संख्याओं की शीट में हम नहीं प्रदर्शित कर पाए। अब देखो बच्चों, इस आधार पे अगर मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी बात पूछूं कि संख्या 1 से 50 तक के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याएं लिखिए। क्वेश्चन क्या है? संख्या 1 से 50 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याएं बताइए। अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो देखो बच्चों, अभाज्य संख्याएं वो सारी की सारी हैं जिनमें मैंने सर्कल किया है, 50 तक आने वाली, ठीक है। तो 50 तक आने वाली अभाज्य संख्याएं वो सारी हैं जिनमें मैंने सर्कल किया है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। बहुत सारी संख्याएं हमें 50 के बीच में आने वाली मिल गई। ये क्या है? अभाज्य संख्या। तो एक बार इनको लिख लेते हैं, कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। इतनी सारी संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं 50 तक के बीच में। और जिनमें क्रॉस है वो सारी की सारी भाज्य संख्याएं हैं, यानी कि जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, है ना। हमने इनको मल्टीपल के रूप में तो काटा था, तो चाहे वो 4 हो, चाहे 6 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 12 हो, 14, 15, 16, जिसमें भी क्रॉस है वो सारी भाज्य संख्याएं हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर्स है। तो इस तरह की शीट को देखकर आप आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हो और एक कॉन्सेप्ट आपका कहीं ना कहीं बन जाएगा कि भाज्य संख्याएं कभी भी किसी दूसरी संख्या के गुणज नहीं हो सकती है। अभाज्य संख्या किसी दूसरी संख्या का गुणज नहीं हो सकती है। तभी वो क्या रह गई थी? वो वैसे ही छूट गई थी, वो कटी नहीं थी, फिर मैंने उनको बाद में सर्कल किया। क्लियर है? तो इस शीट के आधार पर आप 1 से 100 तक के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। जब हम भाज्य संख्याओं की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? भाज्य संख्याओं की बात करते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर्स की बात करते हैं, ऐसी संख्याओं की बात करते हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, तब इसकी फर्दर यानी आगे 2 और कैटेगरीज बन जाती है, एक सम और एक विषम, जिसको हम बोलते हैं इवन एंड ऑड, ठीक। तो जब हम भाज्य संख्याओं की बात करते हैं, भाज्य संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, अब इसकी आगे 2 कैटेगरी और है, एक है सम और एक है विषम, ठीक है। विषम को बोलते हैं ऑड और इसको बोलते हैं इवन, ठीक। सम का मतलब होता है समान, यानी जिसके जोड़े में बराबर के हिस्से हो सके। जैसे मैंने आपको 4 टॉफी दी, 2 बच्चों में कहा कि इसको बराबर बराबर बांटो, तो आप 2 तो बांट दोगे। मैंने आपको 6 टॉफी दी कि बराबर बराबर 2 बच्चों में बांटो, 2 ही बच्चों में बांटना है क्योंकि आधा हिस्सा करना है। तो सम का मतलब होता है जिसका जोड़ा बन सके, है ना। जैसे आपको पास सपोज 10 बुक्स है, मैंने कहा इनके 2-2 के जोड़े बनाओ, तो 2 2 2 2 2 5 जोड़े बन जाएंगे। कोई भी ऐसी बुक नहीं होगी जो बिना जोड़े के रहेगी। तो ऐसी संख्याएं जो कि जोड़े में व्यक्त की जा सके, जो कि 2 से पूरी तरह विभाजित हो, उसको हम बोलते हैं सम संख्याएं। यानी ऐसी संख्याएं जो कि 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं, उनको हम सम संख्याएं बोलते हैं। 2 से विभाजित होने का मतलब है उसके बराबर 2 हिस्से होना, उसके बराबर जोड़े बन जाना, ठीक। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हों, सम संख्याएं कहलाती हैं।
क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 बढ़ती रहेंगी, संख्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी। आपको उसको चेक करना है कि वो विभाजित है या नहीं। बड़ी संख्या को आप चेक नहीं करते। मैं आगे बताऊंगी आपको कि 2 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए सम संख्या क्या होती है, और विषम इसका जस्ट रिवर्स है। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, जो पूरी तरह विभाजित नहीं होती, कुछ ना कुछ शेषफल बच जाता है, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं विषम संख्या, है ना। ये संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, पूरी तरह विभाजित नहीं होती। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये आगे क्या होंगी? ऐसी संख्याएं आगे बढ़ती रहेंगी। ठीक, अब देखो बच्चों, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात हो जाती है कि जब हम 2 की बात करते हैं, 2 है तो सम, 2 सम है क्योंकि 2 से तो जाएगा ही जाएगा। अपनी संख्या से हर एक संख्या पूरी तरह विभाजित होती ही है। लेकिन 2 हमने पढ़ा था अभाज्य भी है, और कोई संख्या ऐसी नहीं होगी जो कोई संख्या ऐसी नहीं होगी जो सम होगी और अभाज्य होगी। यानी ऐसी कोई संख्या 2 के अलावा नहीं है जो सम भी है और यहां पर भी उसमें राउंड है, यहां पर भी उसमें सर्कल है। यानी कि यहां पर मैंने उसको अभाज्य दिखा रखा है और यहां पर वो सम है। सिर्फ और सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम है लेकिन अभाज्य है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 1 नहीं है। 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो 1 की कैटेगरी कुछ है ही नहीं। ना तो बच्चों 1 जो 1 है ना तो भाज्य में आता है ना वो अभाज्य में आता है। ठीक है, उसको हम पूर्ण संख्या के रूप में या प्राकृत संख्या के रूप में लिख सकते हैं। और कंफ्यूज होने से बचने के लिए आप 1 यहां पर छोड़ भी दो, क्योंकि जब मैं भाज्य संख्याओं के रूप में बता रही हूं और मैं कह रही हूं कि 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है, तो आप इसमें 1 को लो ही मत। ठीक है, 1 सिर्फ एक पूर्ण संख्या, एक प्राकृत संख्या होती है। ओके, तो एकमात्र 2 ऐसी संख्या है जो कि सम है लेकिन अभाज्य है। 2 के अतिरिक्त सारी संख्याएं जो हैं अभाज्य हैं, वो विषम है। इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। मैं यहां पर लिख देती हूं बच्चों, सिर्फ 2 एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है, 1 नहीं है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, जो कि एक सम संख्या है, जो कि एक सम संख्या है। इसके अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं, 2 के अलावा इसके अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। इसके अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। ठीक, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, संख्या 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, यानी कि 1 की कोई कैटेगरी नहीं है। तो ये 2 पॉइंट आप अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह समझ के रखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्लियर? अब हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पे बढ़ते हैं बच्चों, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके सामने कोई संख्या हो और आपको उस संख्या को बिना भाग किए, अगर बड़ी संख्या है तो बिना प्रॉपर भाग दिए हुए आप सिर्फ ये बता पाओ कि वो संख्या जो है वो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से विभाज्य है या नहीं। तो अभी तो मैंने इसमें केवल 5 तक ही दिखाया बच्चों, आप इसकी जांच तो आगे तक भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 से कोई संख्या विभाज्य होती है या नहीं, यानी कि कोई भी संख्या 2 के टेबल में आएगी या नहीं, इसका निर्धारण आप कैसे करेंगे। तो बच्चों बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैंने आपको बहुत बड़ी संख्या दी, 4, 2, 7, 8, 9, 5, 6, 3, 2, बहुत बड़ी संख्या है, और मैं आपको पूछूं कि बच्चों बताओ ये 2 से विभाजित होगी या नहीं,
तो आप लोग क्या करोगे, आप इसको डिवाइड करना शुरू कर दोगे। आपने यही तो सीखा है कि हम इसे भाग करते हैं और भाग करने के बाद अगर शेषफल बचता है तो इसका मतलब विभाजित नहीं है, और अगर शेषफल नहीं बचता है तो विभाजित है। लेकिन इतना बड़ा भाग देना संभव नहीं होगा आपके लिए, और बहुत सिंपल सी एक ट्रिक है, हम केवल इकाई का स्थान देख लें। इस संख्या का ये इकाई है ना बच्चों, 2, सिर्फ इकाई देख लो, सिर्फ इकाई, 2 के मामले में सिर्फ इकाई देख लो, और देखो इकाई पे अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इकाई पर अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो आपको भाग करने की जरूरत ही नहीं है, वो संख्या 2 से डिवाइड होगी ही होगी। इकाई के स्थान पे क्या है, 2 है, तो कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये संख्या 2 से विभाजित होगी। क्लियर? अब अगर ये संख्या ऐसे होती, इसमें इकाई के स्थान पर क्या आ गया था, 3, और 3 हमारी कैटेगरी में फिट नहीं होता, हमारे पास केवल ये 5 अंक है जिसके आधार पे हमें 2 की विभाज्यता की जांच करनी है, तो 3 इस कैटेगरी में कहीं नहीं है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित है भी नहीं, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है, सिर्फ इकाई के आधार पर हम 2 की विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने यहां पर लिखा हुआ भी है, आप इस तरह से अगर आप पॉइंट अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट अपना आते हैं 3 से विभाज्यता। 2 से आपको समझ आ गई, अब 3 से विभाज्यता का क्या रूल है। ठीक, 3 से विभाज्यता का ये रूल है बच्चों, 3 से विभाज्यता को समझेंगे। 3 से विभाज्यता, सपोज मैंने आपको ये नंबर दिया और मैंने आपसे पूछा कि बच्चों बताओ ये संख्या, ठीक है ना, 7,12,427 जो संख्या है, क्या वो 3 से विभाजित है या नहीं, और भाग करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ये बोला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत सिंपल टेक्निक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इस संख्या के अंक जोड़ देने हैं, जितने भी इस संख्या के अंक हैं उनको जोड़ दीजिए। जोड़ना तो आपको आता ही है, 7 और 1 8, 2 10, 4 14, 2 16 और 7 23, इनका जोड़ कितना आया, 23। आप एक बार और देख लीजिए बच्चों, 7 और 1 8, 9 10, 11 12 13 14 15 16 और 7 और जोड़ोगे 23। क्या 23 3 के पहाड़े में आता है, क्या 23 3 के पहाड़े में आता है, क्या 23 3 से विभाजित है, नहीं है, यह 3 से विभाजित नहीं है, यह 3 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, यह संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने क्या देखना है, उनको जोड़ना है और यह बताना है कि वो संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं। अगर आपको सपोज बहुत जैसे इसी तरह की संख्या में अगर आपको कोई बहुत बड़ी संख्या दी जाती है बच्चों, मैं आपको संख्या नहीं दे रही हूं, मान लो आपको कोई बहुत बड़ी संख्या दी जाती है, जैसे चलो 4 2 9 7 6 5 3 1 1 2 8, ठीक है, इतनी संख्या आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं 4 और 2 6, 9 15, 7 22, 6 28, 5 33, 3 36 और 1 37 और 1 38 और 2 40 और 8 48, इनका जोड़ 48 आ गया, इनका जोड़ कितना आ गया, 48। अब बच्चों आपको शायद ये भी ना पता हो कि 3 से 48 विभाजित होगा या नहीं, तो आप इसका एक स्टेप आगे भी कर सकते हो, आप इनको भी जोड़ लो, कितना आया, 12। अब ये तो पता है आपको कि 12 3 से डिवाइड होता है, तो इसलिए अब हम इस तरह से बता सकते हैं। तो बच्चों अब हम इस अध्याय को यहां तक थोड़ा सा स्थगित करेंगे। अगली कक्षा में मैं आपको 4 से और 5 से विभाज्यता और आगे भी संख्याओं की विभाज्यता कराऊंगी। और मैं चाहती हूं बच्चों कि जब भी आप अपनी क्लास में बैठे तो आप अपने साथ अपनी नोटबुक कॉपी लेकर बैठे, क्योंकि मैथ्स आपको इस तरह से समझ में आने वाली नहीं है। और एक बार पुनः मेरी आपसे अपील है कि जो बच्चे किसी भी कारणवश हमारा ये टीवी पर आने वाला प्रोग्राम नहीं देख पा रहे हैं, वो डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पर जाकर भी हमारे सारे लेक्चर्स देख सकते हैं और इस तरह से अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।